हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हम पढ़ रहे थे राजस्थान की कला संस्कृति, जिसमें हमने दुर्ग पढ़ना शुरू किया था। 4-5 दुर्ग हमने कंप्लीट किए हैं। आज हम जिस दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे वो है आमेर का दुर्ग। आमेर मुख्यतः कछवाओं की राजधानी रही है, जो कि वर्तमान जयपुर जिले में आता है। आमेर का दुर्ग एक प्राचीन दुर्ग है। इस पर बहुत कम आक्रमण हुए, क्योंकि वैसे तो कछवा राजवंश एक पराक्रमी राजवंश है। उसी के साथ उन्होंने केंद्र में स्थित मुगल साम्राज्य से मित्रता बनाए रखी। इस कारण आमेर के दुर्ग पर बहुत कम आक्रमण हुए हैं। तो आक्रमण कम हुए तो क्षतिग्रस्त भी कम हुआ और एक संबल आर्थिक स्थिति भी प्राप्त हुई। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आमेर का दुर्ग। आप वीडियो को स्किप ना करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि हमारे जैसे और छोटे बड़े भाइयों बहनों को लाभ पहुंच सके। तो आमेर का दुर्ग बात करें, यह कछवाओं की पुरानी राजधानी है। तो आमेर का दुर्ग, आमेर का दुर्ग यह कछवाओं की पुरानी राजधानी है। पुरानी राजधानी है। फिर राजधानी को जयपुर कर दिया। जयपुर शहर से कुछ ही दूरी पर आमेर है। इसके हम भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह अरावली पर्वतमाला की काली खोह पहाड़ी पर स्थित है। पहाड़ी का नाम है काली खोह। भूगोल में हम पढ़ेंगे कि अरावली की चोटियाँ जिसमें काली खोह भी आती हैं, तो यह काली खोह पहाड़ी पर स्थित है। तो अरावली की चोटी काली खोह पहाड़ी पर स्थित है। काली खोह पहाड़ी पर। तो यह काली खोह पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर जो राजमहल है वो, बाकी इसमें तो किला ऊंचाइयों पर होता है। किला ऊंचाइयों पर होने के बावजूद उसके अंदर जो समतल जमीन पर होते हैं उन पर राजमहल बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर किला ऊंचाई पर है। इसके अलावा जो अंदर के राजमहल हैं वो भी अलग अलग भिन्न भिन्न ऊंचाइयों पर बने हुए हैं, इसलिए यहाँ के राजमहल भी ऊंचाइयों पर बने हुए हैं। किले के अंदर जो राजमहल हैं वो भी ऊंचाइयों पर बनाए हुए हैं। तो किले के भीतर ऊंचाइयों पर बने हुए हैं। इसके जस्ट पास में एक दूसरी पहाड़ी पर ऊपर की ओर जयगढ़ किला बना हुआ है, जो कि इस किले की एकदम ऐसा लगता है कि यह सुरक्षा प्रहरी और नजर रखता हो। इस प्रकार से ऊपर की ओर हमें जब जाएंगे आमेर के दुर्ग के पास, तो हमें लगेगा ये आमेर का दुर्ग है, और जस्ट ऊंचाई पर अगली पहाड़ी पर जयगढ़ का दुर्ग है। इसीलिए उसे हम देख सकते हैं कि यह एक सुरक्षा कर्मी की नजरों से देख रहा है किला। तो इसके जस्ट ऊपर तो इस किले के ठीक ऊपर दूसरी पहाड़ी पर
जयगढ़ किला बना हुआ है। बना हुआ है। अब हम करें किले के अंदर की बात, तो अंदर एक मावटा झील है। आमेर के दुर्ग के अंदर मावटा झील है, 12 दरी है और दिलाराम का बाग भी है। तो हमें कभी कभी परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलता है कि मावटा झील किस किले के अंदर है, 12 दरी किस किले में है। तो ज़्यादातर हर किले में कहीं न कहीं 12 दरी मिलने देखने को मिलती है, लेकिन सवाई मानसिंह द्वारा बनाई हुई 12 दरी है जो आमेर दुर्ग में स्थित है। तो यहाँ पर मावटा झील है। इस झील को मावटा झील इसलिए कहते हैं कि चारों तरफ पहाड़ियां बनी हुई है। जैसे ही सर्दी में जो मावट होती है, शीत ऋतु में होती है जो बारिश, उसे मावट करता है, उस मावट का पानी इस झील में आकर कर इकट्ठा होता है। इसी कारण इसे मावटा झील कहते हैं। तो मावटा झील है, दिलाराम का बाग है। सवाई मानसिंह द्वारा निर्मित 12 दरी। यह 12 दरी क्या चीज होती है? 12 दरी चारों तरफ रानियों के महल होते हैं, बीच में एक चौगान टाइप बनाया जाता है। एक समतल भूमि पर एक चबूतरा टाइप बड़ी चीज बनाई जाती, बड़ा एक चौगान बनाया जाता है। उस पर एक बीच में छतरी नुमा बनाई जाती, जिसमें किसी रानी को, ज़्यादा रानियाँ होती थी तो फिर किसी रानी को कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो उस 12 दरी के नीचे आकर राजा से बात करती थी कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है। इसी के साथ 12 दरी के किनारों पर छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनी होती जो उन रानियों के महल में प्रवेश करती थी। तो जब राजा को किसी रानी के महल में जाना होता था तो उस सीढ़ियों से चला जाता। बहुत सारी रानियाँ होती थी, इसलिए ये 12 दरी मुख्यतः रानियों के लिए ही बनाई गई है। यहाँ पर एक शिला माता का मंदिर है जिसके अंदर महिष मर्दिनी कालिका माता का एक प्रतिमा है, और इतनी जबरदस्त प्रतिमा है कि उसकी कलाकृति देखते हमें अलग ही महसूस होता है। और वो प्रतिमा सवाई मानसिंह पूर्वी बंगाल से लाए थे, यानी कि जब अब वो बांग्लादेश हैं उस बंगाल से लाए थे, पश्चिम बंगाल से नहीं, जो भारत में बंगाल है वहाँ से नहीं। पहले बांग्लादेश भारत का हिस्सा था। उस समय मान सिंह जी वहाँ पर सैन्य अभ्यास के लिए गए हुए थे, तो वहाँ से वो जीत कर वो प्रतिमा यहाँ पर शिला माता के मंदिर में लाकर स्थापित की। तो महिष मर्दिनी की कलात्मक प्रतिमा है, शिला माता का मंदिर है।
जिसे सवाई मानसिंह पूर्वी बंगाल से लाए थे। लाए थे, सैन्य अभियान के लिए गए थे, वहां से लेकर आए थे। राजस्थान का एकमात्र किला है जो मुगलों से दोस्ती के कारण यहाँ पर मुगल शैली का भी प्रभाव दिखाई देता, इसलिए इस किले में दीवाने आम, दीवाने खास ऐसी चीज़ें बनाई गई। दीवाने आम, दीवाने खास मुख्यतः दिल्ली के लाल किले में या आगरा के किले में हुआ करती थी, जिसमें दीवाने आम में तो होता था राजा आम जनता की सुनवाई करता था, और दीवाने खास में मंत्रीगण और उनके जो करीबी होते थे, सरकार में जो मुख्य ओहदे पर होते थे, वो मिलकर बात करते थे दीवाने खास में, और दीवाने आम में आम जनता की सुनवाई होती थी। तो उन्हें से प्रेरित होकर मिर्जा राजा जय सिंह ने आमेर के किले में भी दीवाने खास और दीवाने आम का निर्माण करवाया। तो दीवान ए आम और दीवान ए खास, इन दोनों का निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया। मिर्जा राजा जय सिंह ने दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण करा। इस किले में एक दरवाजा है, गणेश पोल। फर्ग्यूसन एक इतिहासकार और विद्वान हुए, उन्होंने कहा कि ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च दरवाजा है। तो फर्ग्यूसन ने कहा था कि सर्वोत्तम दरवाजा है गणेश पोल दुनिया का। तो फर्ग्यूसन का कथन है, फर्ग्यूसन का कथन है गणेश पॉल दुनिया का सर्वोत्तम दरवाजा है। इसी के साथ बिशप हेबर का भी कथन है कि बिशप हेबर कहता है कि मैंने जो क्रेमलिन में देखा और अल ब्रह्मा के बारे में सुना है, उससे भी बढ़कर इस किले के राजमहल है। यानी इस किले के राजमहलों के बारे में कथन क्या कहा है, टिप्पणी की है बिशप हेबर ने, जो कि एक इतिहासकार हैं। उन्होंने कहा कि मैंने जो क्रेमलिन में देखा और अल ब्रह्मा के बारे में सुना, उससे भी बढ़कर आमेर के दुर्ग के राजमहल हैं। ऐसे कथन बड़े बड़े एग्जामों में पूछे जाते हैं। आप साथ ही साथ नोट्स बनाते जाइए। हमारा कंटेंट एकदम ऑथेंटिक किताबों से लिया गया है, तो आप नोट्स बनाइए बिंदास। यदि आपको नोट्स चाहिए और सूचनाएं जल्दी से जल्दी चाहिए वैकेंसियों के बारे में, तो आप हमारा चैनल है, नाम लिख देता हूँ, GKY श्रीकांत रेगर, यह हमारा टेलीग्राम चैनल है। ओके, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर देना, जिससे कि आपको बहुत फायदा मिलेगा।
आपको हर वैकेंसी के बारे में सूचना मिलेगी, इसी के साथ नोट्स मिलेंगे और भी बहुत सारे पाठ्यक्रम के रूप में आपको मिलते रहेंगी और क्विज भी टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। यानी कि 4-5 क्विज हम डेली के डालते हैं, तो वो आप यदि आप उसको ज्वाइन करते हैं टेलीग्राम चैनल को, आपकी एक हम कैसे अभ्यास हो जाएगा, आपके प्रैक्टिस हो जाएगी। तो प्रैक्टिस पढ़ते जाएंगे, साथ साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। अब हम पढ़ते हैं कि बिशप हेबर का कथन क्या है। बिशप हेबर का कथन, एक यूरोपियन इतिहासकार हैं। बिशप हेबर का कथन है कि मैंने क्रेमलिन, एक दुर्ग का नाम है, क्रेमलिन में जो देखा तथा अल ब्रमा, यह भी दुर्ग का नाम है, अल ब्रमा, अल ब्रमा के बारे में सुना। इससे भी बढ़कर आमेर के दुर्ग के राजमहल हैं। यानी कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा, अल ब्रमा के बारे में सुना, इससे भी बढ़कर आमेर के दुर्ग के राजमहल हैं। यह था बिशप हेबर का कथन। अब एक और बड़ी बात है कि इस दुर्ग पर सम्राट बहादुर शाह प्रथम का आधिपत्य हुआ था। आमेर के राजा और सम्राट बहादुर शाह प्रथम के बीच में कुछ अनबन हुई थी, तो कुछ वर्षों के लिए यह दुर्ग दिल्ली के सुल्तान बहादुर शाह प्रथम के आधिपत्य में चला गया। तो फिर उसने इस किले का नाम चेंज करके मोमिनाबाद रख दिया। तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है और मैं कहता हूं आने वाले कई समय तक पूछा जाएगा। तो इस दुर्ग का नाम मोमिनाबाद रख दिया। वैसे हम एक छोटा सा 2-3 मिनट का वीडियो लाएंगे जिसमें सारे दुर्गों का जो नाम चेंज हुआ है उनके बारे में हम एक ही वीडियो में जानकारी ले लेंगे, ताकि कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो। फिर भी इसमें देख लें आप कि बहादुर शाह प्रथम ने इस किले का नाम मोमिनाबाद रखा था। आप कमेंट करके बताना कि चित्तौड़गढ़ का नाम क्या रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने। कल मैं इस सवाल का आंसर दूंगा अगले वीडियो में कि चित्तौड़गढ़ का नाम क्या रखा था। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।